नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हम निरंतर रूप से शेयर फोर्स डायग्राम के अलग अलग केसेस देख रहे थे और ये देख रहे थे कि उनके जो शेयर फोर्स डायग्राम होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। परंतु यदि हम किसी ऑब्जेक्टिव पेपर को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं और उसमें हमें शेयर फोर्स डायग्राम का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, मतलब कम समय में हम निष्कर्ष निकाल सकें कि हमारा उत्तर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में वही तरीका सबसे बेस्ट होता है जो सबसे कम समय में आपको सही आंसर दे दे, भले ही आपको उसका आंसर निकालना नहीं आता हो। भाई अगर आप उस क्वेश्चन को सही सही करते तो आप उसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप अगर उन चारों में ये पहचान पा रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है तो भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर में महारथी बन सकते हैं। तो आज का जो उद्देश्य है हमारा यही है कि ऑब्जेक्टिव पेपर को देखते हुए हमारे शेयर फोर्स के डायग्राम को हमें देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए या किस प्रकार से हम पहचानें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ मकसद पूरा शेयर फोर्स डायग्राम बनाना बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए इस क्लास को हम कह सकता हूं मैं इस क्लास को कि ये हमारे जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना हमने सीखा उसका निचोड़ है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब तक जो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो उनमें आप एक बार नोट कर लेना या फिर आप अपनी पुस्तक में लिख भी सकते हो इस बात को नोट डाल के या स्टार डाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लोड, किस टाइप का मेरा लोड होगा, ठीक है। और मैं उसके सामने बना रहा हूं कि उस लोड के कारण जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, एसएफडी बनेगा, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो जब मेरा होगा पॉइंट लोड, क्या होगा बच्चों, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड तो मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा पॉइंट लोड के कारण, वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं इसको बोल दूं एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। स्ट्रेट लाइन से मतलब मेरा, लाइनें तो सारी स्ट्रेट होती है लेकिन मेरा इससे मतलब है इस तरीके की। चलो मैं इसको सुधार कर लेता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। पॉइंट लोड होगा तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है। और जब मेरे पास एक्ट करेगा कोई यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन मतलब कैसी भी हो सकती है वो कुल मिला के रेखा तिरछी होगी, तिरछी रेखा होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आप ध्यान रखें कि जब मेरे पास वीडीएल एक्ट करेगा, वीडीएल एक्ट करेगा तो संभावनाएं हैं कि जो मेरे पास इसके कारण जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो आएगा पैराबोला, पैराबोलिक कर देता हूं मैं, पैराबोलिक या फिर परवलयाकार, परवलयाकार टाइप का क्या आएगा आपके पास, शेयर फोर्स डायग्राम आएगा। तो इन तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि किसके कारण, अगर लोड पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अगर यूडीएल है तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, इंक्लाइन लाइन बनेगा। और अगर वीडीएल है तो पैराबोलिक टाइप का बनेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है। कैसे कैसे उपयोग में आएगी मैं आपको भी बताऊंगा, और ऑब्जेक्टिव में ये भयंकर यूज आने वाली है। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। अब एक केस मान लो आपको ये मिला हुआ है कि ये एक शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है। इस शेयर फोर्स डायग्राम पर यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमको इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव पे नहीं आ रहा हूँ, आऊँगा धीरे धीरे, एक बार आपको समझा दूँ। तो देखो, मुझे ये तो पता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करेगी रिएक्शन, अगर इस बीम को मैं ए बी नाम दे दूँ तो यहाँ पे आर ए काम करेगी, यहाँ पे आर बी काम करेगी। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर ए और आर बी का समेशन किसके बराबर होगा, 30, 20 और 10 30। तो हमेशा जब भी मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि क्या होता है, ऊपर वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव लेता हूं, नीचे वाले को मैं नेगेटिव लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, मुझे कोई वैल्यूज नहीं पता,
लेकिन जब मैं इधर से शुरू करूंगा अपना हाथ रखना, तो सबसे पहले मुझे क्या फोर्स नजर आएगा, आरबी नजर आएगा। आरबी की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो मुझे ऊपर की साइड ही नजर आएगा, आरबी। अब आरबी के बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कोई फोर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो लाइन उतनी चलेगी और फिर अचानक से ये 20 न्यूटन नीचे जाएगा। तो ये लाइन मेरी यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, ये लाइन मेरी नीचे की तरफ जाकर भी खत्म हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आरबी की वैल्यू कितनी आएगी, उसमें से 20 घटाने पर कितना भी आए। कुल मिला के बात यह है कि ये लाइन कहीं पर भी जाएगी, ये जो अंतर होगा, ये जो अंतर होगा अब यहाँ से और यहाँ के बीच में, ये किसके बराबर होगा, यहाँ जो अचानक से फोर्स लगा है 20 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, और ये 20 न्यूटन के बराबर, अगर इन दोनों फोर्सों की दिशा विपरीत है तो अंतर ऐसा होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। अगर इनकी दिशा समान होगी, अगर ये 20 ऊपर लगता तो ये लाइन ऊपर जाती, तो ये वैल्यू को बढ़ाता। सपोज मैं मानता हूं एक बार के लिए हम नीचे आ गए, अब ये दोनों फोर्स आ गए, उनका समेशन इतना ही। अब मैं आगे बढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं 10 न्यूटन पे पहुंचा, अब 10 न्यूटन भी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये ग्राफ को नीचे लेके जाएगा। अब तो यहाँ पे ग्राफ नीचे, अब देखो ये इतना बड़ा 20 था तो इसका आधा ही 10, तो इसका आधा ही ग्राफ नीचे जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो अंतर आया ना, ये 10 न्यूटन के बराबर होगा, ये जो अचानक से ये फोर्स लगा उसके बराबर। अब उसके बाद आगे बढ़ते, कोई परिवर्तन नहीं है, और लास्ट में ये जो रिएक्शन लगेगी आर ए, ये वापस इसको 0 पर लेके चली जाएगी। और यही आपका क्या होगा, यही आपका शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा। या इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष आप प्रतिबिंब में बना लो तो वो भी बन सकता है। तो ये क्या बना दिया हमने, इसका शियर फोर्स डायग्राम बना दिया। मुझे नहीं पता वैल्यूज क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यूज ये पता लगते हैं हम निकाल लेंगे, पर मेरे को एक चीज मोटा मोटा मुझे आइडिया लग गया कि मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। पहले एक सीधी रेखा आएगी, फिर उस सीधी रेखा के बाद एक इस बीच सिरे में छोटी सी एक और सीधी रेखा आएगी, और इनके बीच में ये जो अंतर होगा, ये कितना होगा, ये होगा 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। और ये वाला जो अंतर होगा, यहाँ वाला ये होगा 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। तो मेन बात यही थी हमारी। अब आप समझ गए होंगे, पॉइंट लोड के कारण हॉरिजॉन्टल लाइन आती है शियर फोर्स डायग्राम में। अब मानता हूँ कि मेरा यही क्वेश्चन होता कि दिए गए चित्र का या फिर दिए गए जो आपका ये जो बीम है, निम्न में से इसका शियर फोर्स डायग्राम है या हो सकता है। और उसने आपको ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी, डी। ठीक है, उसने आपको ऑप्शन दे दिया, मैं बना देता हूं। उसने आपको ऑप्शन दे दिया यूं, ये। ठीक है बच्चों, ये दूरी ले लेते हैं अपन 3, चलो ये 4 कर लेते हैं अपन, 4 मीटर, तो टोटल 10 मीटर है। तो ये 3 मीटर वाला पार्ट हो गया, ये 4 मीटर वाला हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 4 मीटर है तो, और ये 3 मीटर वाला हो गया। इस तरीके से एक तो डायग्राम आपको उसने ये दे दिया। और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज लिख दी उसने। सपोज उसने वैल्यूज लिख दी आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -10। इस तरीके से कुछ भी वैल्यूज, आगे भी कुछ भी देती होगी। ठीक है, एक और ग्राफ उसने बना दिया आपको ऐसे ही, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। ये वही 4 वाला, ये 3 वाला। इस तरीके से आपका ये कर्व बन गया। ठीक है, ये आपका ये ग्राफ बन गया। इसी तरीके से और भी ग्राफ आपको दे देगा वो। एक ग्राफ उसने आपको दे दिया, फिर ये यहाँ पे कुछ भी समझ लीजिए 3, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4, ये वापस 3। ठीक है, इस तरह का कोई ग्राफ, और चौथा भी कुछ और दे देगा। तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा सही है। हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमको यूज़ करनी है कि इसका डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले मुझे पता है कि जब मैं उधर से चलूँगा तो मुझे एक रिएक्शन फोर्स नजर आएगा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस सिरे पर रिएक्शन फोर्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये तो कर दो कैंसिल। ये तो मेरा हो ही नहीं सकता शियर फोर्स डायग्राम। अब ये नहीं हो सकता, इस पर भी रिएक्शन फोर्स नजर आ रहा है और इस पर भी रिएक्शन फोर्स नजर आ रहा है, मतलब इन दोनों की संभावना है। और डी वाले में भी पहली चीज यही देख लेना जो सब में चेक करा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो रिएक्शन फोर्स है, फिर जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कोई और फोर्स है क्या, नहीं है। और तो पॉइंट लोड के कारण मेरा डायग्राम के साथ है सरल रेखा, तो यहाँ पे भी डायग्राम सरल रेखा आ रहा है, यहाँ पे भी सरल रेखा आ रहा है। अभी तक तो सब कुछ सही है। इसके बाद जैसे ही मैं इस 20 न्यूटन वाले फोर्स पे आऊंगा तो अचानक से मेरे परिवर्तन आएगा 20 न्यूटन का। अब यहाँ पे आप देखो, मान लो इसने वैल्यू दे दी थी यहाँ पे 15, और यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी कितनी बच्चों,
15 और 20 35, ठीक है। और यहाँ पे दे दी इसने 35। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो अचानक यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, यही वाला चलेगा मेरा रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे मेरे को जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन। हमने देखा था यहाँ से ये अचानक से ग्राफ गिरता है 20 न्यूटन पे आ गया, तो यहाँ पर मुझे चेंज देखने को मिल रहा है सर ये 35 और 15 के बीच में ये 20 का चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये ग्राफ सही है क्या, ये आपको पहचानना पड़ेगा। देखो ये वाला फोर्स किधर था, ऊपर, और ये वाला किधर है, नीचे। तो जो चेंज आएगा वो अंतर में आएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है। अगर ये दोनों समान दिशा में होते तो ये फोर्स ऊपर की तरफ था, उसमें जुड़ के 20 और ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे ये परिवर्तन ये वाला नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो ये 20 तो सही था परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन गलत दिशा में हो गया, ये 20 कम होना था। समझ में आई कहानी। तो इस कारण से, ये ऊपर जाने के कारण से ये वाला मेरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें ये 15 और 15 से ये अगर नीचे गिरता तो 15 से नीचे गिरता, 0 होने में 15 और माइनस के 10, मतलब ये चेंज ही यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा चेंज है ना, ये -25 हो गया। लेकिन इसको वास्तव में कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जो ऑप्शन डी होगा वो हमको चेक नहीं करना, जब 3 गलत हो गए तो वो हमेशा सही होगा, और वो अपने आप आपको ऐसा ही ऑप्शन होगा जिसकी वैल्यू अपने आप सही मैच कर रही होगी। तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यदि पॉइंट लोड लग रहे होंगे तो उस वाले क्वेश्चंस में आपके शेयर फोर्स डायग्राम को कैसे पहचान सकते हैं आप, उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप थोड़ी और क्वेश्चन, अब जो भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम बनने के बाद ना एक बार आपके जो बीम की जो भी स्थिति होती है उसको और शेयर फोर्स डायग्राम को बीच में मंथन किया करो कि यार पहले ये ऊपर लग रहा है तो अचानक से ऊपर पहुंचेगा, फिर कोई लोड नहीं लग रहा बराबर बराबर बराबर, फिर अचानक से 20 नीचे गिरा तो 20 नीचे, फिर कोई लोड नहीं लग रहा तो उतना ही चलेगा उतना ही चलेगा, फिर 10 और नीचे, फिर 10 और नीचे, फिर ग्राफ खत्म। तो उसको डायग्राम के साथ साथ एक बार आप शेयर फोर्स अपना जो डायग्राम है बीम का और शेयर फोर्स का, अगर दोनों को एक बार साथ में लेकर एक बार देखेंगे ना, तो अगर कोई समस्या भी होगी कुछ गलती होगी तो आपको खुद ब खुद ही तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल तो देखा हमने कि अगर पॉइंट लोड लग रहे होंगे तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरा जो सही वाला शेयर फोर्स है वो कौन सा है, शेयर फोर्स का डायग्राम। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं किसके केस के लिए, कि अगर मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा होगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा शेयर फोर्स का वाला डायग्राम कौन सा है। तो यूडीएल के लिए मैंने बताया था बच्चों कि जब मेरा यूडीएल एक्ट करता है तो मेरे पास जो कर्व आता है शेयर फोर्स डायग्राम का वो कैसा आता है, एक लाइन आता है, और वो भी कैसी लाइन, तिरछी लाइन। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, नहीं है सर। जब आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे ना, जब आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये शेयर फोर्स डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। वही मैं नीचे वाले लगने वाले फोर्स को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो आपको इसका कुछ शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा देखने को मिलेगा और फिर इस तरीके से ही ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये जो तिरछी लाइन है वो यही वाली तिरछी लाइन है, ठीक है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है तिरछी लाइन आने का कि यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे जो शेयर फोर्स आता है अगर उसको मैं y बोल दूँ तो ये x होती है, तो यहाँ y और x के मध्य एक सरल रेखा का समीकरण बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये यूडीएल गुणा होता है। जब मैं यहाँ पे शेयर फोर्स की इक्वेशन निकालता हूँ fx की, तो उसमें क्या आता है, यूडीएल की वैल्यू यूडीएल इंटू एक्स आता है। तो ये x और ये y के मध्य क्या बन जाता है, एक सरल रेखा की समीकरण बन जाती है। इसलिए ये सरल रेखा की समीकरण, ये तिरछी लाइन हमको प्राप्त होती है। क्या उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं हम, सीधे सीधे एक बार के लिए हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके की कोई आपको जो एक लाइन प्राप्त होती है इस प्रकार के यूडीएल के केस में। अब ये तो सर बहुत ईजी गेम था, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बार धीरे धीरे बताता जाता हूँ, चीज़ें आप खुद समझना शुरू हो जाएंगी। मान लो इसी की बात करते हैं हम कि सर अगर इसमें आधा लग रहा होता है, ये थोड़ी सी लंबाई तक ये लगता है यूडीएल, तो इसका ग्राफ कैसा आता है। बहुत आसान है बच्चों, पहले तो आप यही कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो क्या, जितनी लंबाई तक आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है ना, उतनी ही लंबाई तक आपको वो तिरछी लाइन बढ़ानी है। तो ये यहाँ से लेके ये तिरछी लाइन बढ़ना शुरू हुई और ये जहाँ तक आपका यूडीएल है ना, सिर्फ वहीं तक तिरछी लाइन आएगी। उसके बाद कोई और लोड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो फिर इस लाइन को सीधी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आपने ये इसको सीधी क्यों कर दिया।
अब देखो जब आपका यूडीएल खत्म हो गया ना, तो यहाँ वाले बीम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड था या एक बिंदु पर ही उसके समान लोड लग रहा था, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको आगे आने वाले लोडों से मतलब है। ठीक है ना, तो आगे आने वाले लोड किस प्रकार के वो देखता है, वो यूडीएल है, वीडीएल है, पॉइंट लोड है, जो हो चुका है उसका तो उसको समेशन लेना है। समेशन चाहे आप पॉइंट लोड में एक ही लोड लगा दो और उसकी वैल्यू लिख दो, चाहे आप यूडीएल का पूरा लोड उतना मान के चलो, तो इसलिए इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो क्या आएगी, अपनी एक सीधी की सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका मेरे को क्या प्राप्त होगा, इसका मुझे शियर फोर्स डायग्राम प्राप्त होगा। चलो सर ये तो हो गया आसान सा, इसको थोड़ा सा और घुमा के देखते हैं। ठीक है, अगर यही वाला केस होता मेरा, लेकिन मेरे जो यूडीएल लग रहा होता वो कहीं सर बीच में लग रहा होता। अब बताओ इसका कैसे बनाते सर हम शियर फोर्स डायग्राम? देख लेते हैं बच्चे, इसका भी देख लेते हैं। देखो इसका शियर फोर्स डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा तो जीरो लाइन पे आते जाओ। फिर लोड लगना शुरू हुआ, हाँ सर लोड लगना शुरू हुआ यूडीएल के केस में लाइन तिरछी आती आ गई। फिर यहाँ पे सर मेरा यूडीएल एंड हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एंड हो गया वहाँ तक आओ, फिर उसके बाद इस लाइन को सीधी कर दो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया इस केस का। आशा कर रहा हूँ आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो सर और थोड़ा बताओ, और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। मान लो ये यूडीएल ऐसा होता, चलो बच्चों अब अगर हमारा ये लोड यूडीएल सिर्फ इस किनारे पर एक्ट कर रहा होता, तो इस केस में इसका हमको शियर फोर्स डायग्राम कैसा मिलता, देख लेते हैं। वापस से यही करना है हमको, उसी कॉन्सेप्ट पे चलो जो हमने अब तक सीखा है। क्या सीखा है हमने अब तक, कि हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो कोई लोड नहीं है, आते जाओ। जहाँ से लोड लगना शुरू हुआ ना, कौन सा लोड है, यूडीएल, तो यूडीएल के कारण मेरा शियर फोर्स डायग्राम कैसा आ जाए, तिरछी रेखा। अब ये यूडीएल नीचे लगेगा तो नीचे तिरछी रेखा बनाते जाओ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इस वाले डायग्राम का यूडीएल हो गया। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग केसेस में, अगर ये पूरी लंबाई पे होगा तो पूरी लंबाई पे यूडीएल लग रहा होगा, आधी पे होगा तो आधी पे तो तिरछा जाएगा, बाकी फिर लाइन सीधी हो जाएगी। बीच में होगा तो पहले कोई बनेगा ही नहीं, फिर तिरछा बनेगा, और फिर जितना भी यूडीएल एंड होने पर वो तिरछी लाइन बढ़ती समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये सीधी लाइन हो जाएगी। और एंड वाले में तो हमने देखा कि ये शुरू में कुछ होगा ही नहीं, एंड में बनेगा। तो ये तो थे सिंपल से केसेस। अब थोड़ा सा हम ऐसा इस केस को बनाते हैं कि एक से अधिक यूडीएल सर मेरे एक्ट कर रहे होंगे, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम का मैं अंदाजा कैसे लगा पाऊंगा। तो मैं इसको रफ करता हूं, ऐसा एक केस लेने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों एक केस लेते हैं जो अभी हमने देखा था, उसी में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा यूडीएल लगाते हैं। तो बच्चों चलो ये कैंटिलीवर बीम लेता हूँ, इस पर मैं कुछ यूडीएल लगाता हूँ और यूडीएल की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने लगा दिया कि ये मैंने 3 मीटर तक क्या लगाया, एक यूडीएल लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 3 मीटर के बाद मैंने एक लगाया, एक और यूडीएल अगले 5 मीटर तक। ठीक है, अगले 5 मीटर तक। तो इस बीम की टोटल लंबाई कितनी होगी बच्चों, 5 और 3 8। अब मैं इसकी वैल्यू देता हूँ आपको, ये वैल्यू है 3 न्यूटन प्रति मीटर और ये वैल्यू है आपकी 8 न्यूटन प्रति मीटर। कितनी है, 8 न्यूटन प्रति मीटर। अब मुझे सर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने सीखा है। कोई केस बदलने से कॉन्सेप्ट नए या पुराने नहीं हो जाते। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, ये हमने ले लिया अपनी। अब देखो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर तो वो पहले तो 2 लाइनें बना दो, एक्स अक्ष और ये शियर फोर्स वाली अक्ष। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जहाँ से आपका यूडीएल शुरू हो जाएगा वहाँ से आपको एक तिरछी लाइन शुरू कर देनी। कर देते हैं सर, यहाँ से मेरा यूडीएल शुरू हो गया और ये वाला यूडीएल मेरा इस जगह तक है। तो क्या करूँ सर मैं, कुछ मत करो बच्चे, इस जगह तक आप अपनी तिरछी लाइन बनाओ। बना दी सर, बना दी। अब इसके बाद भी सर एक और यूडीएल है, तो क्या करूँ मैं, तिरछी लाइन बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बनानी पड़ेगी बच्चे। यूडीएल है तो लाइन तो तिरछी बनेगी, लेकिन आप ये देखो कि इस यूडीएल का वजन भी नीचे था और इसका वजन भी नीचे, तो अभी वजन और बढ़ता जा रहा है ना, तो ये ग्राफ वैल्यू को और बढ़ाएगा, मतलब और नीचे की तरफ जाएगा। ये वाली जो दूरी है ना, ये बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये ध्यान रखने वाली चीज है, अगर यहाँ पर जो स्लोप θ1 है और जो ये दूसरी वाली यूडीएल के कारण क्या होती है, लाइन देखो बच्चों, अगर ये मेरी लाइन ऐसे जाए तो दूसरी वाली लाइन इससे नीचे भी आ सकती है, मतलब ये θ2 ऐसे भी बना सकती है, और ये लाइन इससे बढ़ती हुई भी जा सकती है, मतलब ये θ2 मेरा ऐसा भी बन सकता है ना। मतलब देखो ये θ1 वाली लाइन आ रही है मेरी,
अब अगर जो मेरी थीटा 2 की यहाँ से लाइन आएगी वो इससे नीचे भी आ सकती है और वो इससे ऊपर भी आ सकती है। अब वो नीचे पहले वाली लाइन से नीचे आएगी, मतलब उससे कम स्लोप पे जाएगी या उससे ज़्यादा स्लोप पे जाएगी, उसका कोण एक्स अक्ष से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये निर्भर करता है केवल और केवल इन यूडीएल्स की वैल्यूज़ पर, इन यूडीएल की वैल्यू पर। मतलब समझो बच्चों, मतलब ये है कि जिस गति से यहाँ पर यूडीएल के कारण जिस गति से यहाँ पर शेयर फोर्स में वृद्धि हो रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 था, क्या आगे भी वृद्धि की दर वही रहेगी क्या? अब वो उसका निर्भर किस पे करेगा वो सब चीज अगले वाले यूडीएल पर। अब देखो यहाँ पे यूडीएल क्या है, यहाँ पे यूडीएल की वैल्यू 3, मतलब जिस दर से, मतलब 8 न्यूटन प्रति मीटर की दर से अब तक शेयर फोर्स बढ़ रहा था, अब उस दर से नहीं बढ़ेगा तो ये रेखा अपने आप इस वाली रेखा से कम स्लोप रखेगी। तो ये कैसी बन जाएगी? तो ये रेखा मेरे जैसे ये रेखा ऐसी आई, तो अगली वाली रेखा मेरे पास कैसे आएगी बच्चों? वो इस रेखा से थोड़ा कम स्लोप रखती हुई आएगी। ये सीधी नहीं है, चलो मैं इसको थोड़ी बड़ी बनाता हूं। मान लो ये रेखा कुछ इस तरीके की है, ठीक है, जो आ रही है, तो अगली वाली जो रेखा आएगी ना, उसका स्लोप इससे थोड़ा कम होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अब आपको अपने आप लग रहा होगा कि ये वाला एंगल जो थीटा 2 है ये इस थीटा 1 से कम है। क्यों? क्योंकि ये थीटा 1 था 8 न्यूटन प्रति मीटर, बड़ी वैल्यू के जो यूडीएल था उसके कारण, और ये है 3 न्यूटन प्रति मीटर के कारण। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा? ये शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिक थी या फिर जो काम ध्यान देने वाली चीज़ थी, ये थी कि जो इस लाइन के बाद जो अगली लाइन आएगी वो ऐसे होगी, थोड़ी ही ज़्यादा शार्पनेस लिए हुए होगी या थोड़ी कम शार्पनेस ली होगी। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके माध्यम से इसको समझते हैं हम। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पलट देते हैं। पलट कैसे देते हैं? मान लो मेरे यहाँ पे लग रहा होता है 3 मीटर तक 8 न्यूटन वाला, 8 न्यूटन प्रति मीटर, और ये 5 मीटर पर लग रहा होता है मेरे पास छोटा वाला यूडीएल, 3 न्यूटन प्रति मीटर वाला यूडीएल। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता? बनाते हैं एक बार। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बच्चों ऐसे बनता फिर कि पहले तो यूडीएल लग रहा है, सब तिरछी लाइन बनेंगे, नीचे ऐसे बना दी, यहाँ तक आ गए सर बनाते। अब दूसरा यूडीएल है तो इसके कारण भी तिरछी लाइन बनेगी, लेकिन वो तिरछी लाइन इससे ज़्यादा कोण वाली होगी या इससे कम कोण वाली होगी, इस बात का निर्धारण कैसे होगा? अगले वाले यूडीएल से। अगले वाले यूडीएल की वैल्यू पिछले वाले यूडीएल से ज़्यादा है, तो इसके कारण जो अगला कोण आएगा वो भी ज़्यादा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अगर ये यूडीएल आगे पीछे होते तो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा होता। अगर मैं इस कोण को थीटा 1 बोल दूं और इस वाले कोण को अगर मैं थीटा 2 बोल दूं, तो इस केस में तो मेरा जो थीटा 2 है वो ज़्यादा है थीटा 1 से। क्यों? क्योंकि 8 न्यूटन बाद में है। और उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा 1 बोलता हूँ और इस वाले कोण को अगर मैं थीटा 2 बोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरा थीटा 2 छोटा है थीटा 1 से, क्योंकि जो थीटा 2 के कारण यूडीएल है वो बाद में जो वैल्यू वाला है वो कम वैल्यू वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 2 यूडीएल एक्ट करेंगे तो उस केस में मेरे को कैसे पहचान करनी है कि कौन सी लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा और आपको जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में, मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, अगर उनमें कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है कि इधर कम वैल्यू होने के बाद भी ये ग्राफ थोड़ी ज़्यादा शार्पनेस लिए हुए है, इसका बाद वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को आप, इस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम है, तो यहाँ की जो शार्पनेस होगी, ये जो स्लोप होगा वो भी कम होगा। तो एक छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात हम सिर्फ यही ध्यान नहीं रखेंगे, जरूरी नहीं ये दोनों लाइनें साथ साथ ही हो, ये लाइनें ऐसे भी आ सकती है बच्चों। ये वही मैं जानबूझ के चीजें एक ही लेता हूं और उसमें वैरायटी लाने की कोशिश करता हूं, ताकि समानता भी रहे और उसी में हमको क्या है, अलग अलग जो वेरिएंट भी देखने को मिल जाए। अब मान लो मेरे पास है यही 8 वाला 3 मीटर तक, ठीक है, और 8 के बाद ये 3 वाला भी मेरे पास 3 मीटर तक है। अब मतलब ये पूरा का पूरा कंटिन्यूशन में नहीं है। 8 न्यूटन प्रति मीटर, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। अब तक ये क्या होता था, ये 3 मीटर होता था और ये 5 होता था, ये तो हो रहा था, लेकिन अब ये 3 और बीच में 2 मीटर का क्या खाली स्पान छूट गया। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो ये तो क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने एक्स और ये बना दिया मैंने शेयर फोर्स,
इस अक्ष पर मैं शियर फोर्स लूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, जहाँ पे भी शियर फोर्स नजर आएगा हमको, सॉरी यूडीएल नजर आएगा, हम क्या करेंगे, तिरछी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे यूडीएल नजर आया, मैंने तिरछी लाइन बनाई। कहाँ तक चलेगी ये तिरछी लाइन, जहाँ तक मेरा यूडीएल है। चल रही है सर, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद कोई और लोड है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। कहाँ तक चलेगी हॉरिजॉन्टल, जहाँ तक कुछ भी नहीं आता, सब खाली चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई। अब इस हॉरिजॉन्टल के बाद से फिर से क्या आ गया सर, यूडीएल आ गया। तो फिर से यूडीएल आ गया तो सर फिर से तिरछी लाइन आएगी वो, लेकिन वो तिरछी लाइन कैसी होगी। तो बच्चों मैं फिर कहूँगा, इस वाले एंगल को देखो, अगर मैं इस एंगल को θ1 बोलूँ और यहाँ पर जैसी भी तिरछी लाइन आएगी उसका एंगल अगर एक्स अक्ष से मैं θ2 लूँ, तो ये θ2 निर्भर करेगा θ1 के साथ वैल्यूज के अनुसार। अगर यहाँ पे ये 3 न्यूटन है और ये 8 है, तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि इस केस में θ2 को ज़्यादा होना पड़ेगा θ1 से, क्योंकि बाद वाले यूडीएल की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे परिवर्तन ज़्यादा तेजी से होगा इसकी तुलना में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये θ2 θ1 से। अब इसके समानांतर अगर आप यहाँ पे रेखा लाओ तो ऐसी कुछ बनेगी ना, तो उससे ज़्यादा शार्प दिखाना पड़ेगा। तो आपका ये ग्राफ कैसा होगा, आपका ये शियर फोर्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। आशा करता हूं कि मैं जिस भी मैसेज को या जो अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब तो ये हमने देखे अभी तक केसेस कि अगर पॉइंट लोड लग रहा हो और अगर यूडीएल लग रहा हो तो उनके शियर फोर्स डायग्राम का स्वरूप कैसा हो सकता है। अब कुछ हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि उनमें मिक्स लगाते हैं लोड्स को, पॉइंट लोड भी लग रहा होगा, यूडीएल भी लग रहा होगा, वैल्यूज भी बदल रही होगी, ऊपर नीचे जैसे भी हो रहे होंगे। देखते हैं फिर हम उसमें कैसे शियर फोर्स डायग्राम बनने की संभावनाएं बनती हैं। तो बच्चों, जो हमने अभी बीम छोड़ा था, हम उसी बीम पर वापस नई लोड लगाते हैं। हम एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, धीरे धीरे आप सब खुद करने लग जाएंगे। इस पर हम 2-3 यूडीएल लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेते हैं हम 10 मीटर। कितनी बच्चों, 10 मीटर। 10 मीटर की लंबाई ले ली। पहले कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, कब तक, 1 मीटर तक। फिर 1 मीटर से यहाँ तक सपोज मान लो एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। इस यूडीएल की वैल्यू ले लो आप 3 न्यूटन प्रति मीटर, और ये एक्ट कर रहा है 2 मीटर तक। कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद कुछ नहीं एक्ट कर रहा, और इधर 1 यूडीएल एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू है 8 न्यूटन प्रति मीटर। कोई समस्या नहीं है, नहीं है। ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो 3 3 6 2 8, और ये खाली स्पान भी कितना है बच्चों, 2 मीटर का। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका शेयर फोर्स कैसा होगा, ये तो क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं अभी इसमें तो यूडीएल है, लेकिन फिर फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा इसमें अब थोड़े हम पॉइंट लोड भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट लोड लगाते हैं जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज 10 न्यूटन का पॉइंट लोड ले लो। इधर 10 न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। फिर इस जगह पर भी एक 5 न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पर भी परिवर्तन हो रहे हैं वहां से हल्की लाइनें ले लेते हैं हम। अब इधर तो आ गई मेरी लंबाई x और इधर आ गया मेरा शेयर फोर्स वाला अक्ष। अब हमको क्या देखना है बच्चों, अब जो हमने सीखा ना हम वही करते हुए चलेंगे। देखो, हमने हमेशा क्या बोला है कि जो फोर्स नीचे की तरफ लगता है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ, और जो ऊपर की तरफ लगता है मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नीचे की तरफ फोर्स कौन कौन से दिख रहे हैं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, 8 न्यूटन, सारे फोर्स नीचे वाले हैं। तो कोई बात नहीं बनी। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें बीच में कहीं पर एक फोर्स ऊपर वाला भी लगा लेते हैं। इस जगह पर मैं एक 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा देता हूं। अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले मुझे क्या मिला, जब मैं इधर से आगे बढ़ना शुरू हुआ तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे, तो अचानक से 10 न्यूटन नीचे आ जाओ।
ठीक है। अब अंदाजे से मान लेना आप 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन के बाद कुछ नहीं है तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर क्या आया 20 न्यूटन ऊपर, तो अचानक से 20 न्यूटन का परिवर्तन और ऊपर जाना होगा आपको। क्यों? क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो आप 20 न्यूटन लेके ऊपर पहुंच गए। अब ये क्या है बच्चों, ये यूडीएल है और ये यूडीएल क्या है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि इस यूडीएल के कारण कितना लोड लगेगा टोटल, 3 दूनी 6, तो आप अभी हैं +10 पर, तो 6, तो आप बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचेंगे, आप नीचे पहुंचते पहुंचते ये कहीं 4 के आसपास आएंगे, 4 के आसपास। अब 4 के आसपास और कुछ नहीं है तो ये लाइन आएगी आपकी सीधी सी। फिर ये बीच में एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे है, ये आपको लेके जाएगा -1 पर, -1 पर। उसके बाद कुछ नहीं है तो ये ग्राफ चलेगा -1 पर समानांतर। फिर ये क्या है, 8 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है, तो ये 8 न्यूटन वाला फोर्स कितना लगेगा, 8 × 3 = 24, तो 24 और नीचे लेके जाएगा आपको, है ना। और अब आपकी बात समझो आप कि ये 3 न्यूटन वाले से जो स्लोप है इसका स्लोप ज़्यादा होगा, तो ये सीधा आपको कहाँ ले जाएगा, ये ले जाएगा 25 पर, -25 पर। ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ को पता करना बहुत ईजी था। तो अब आपका जो बाकी अगर आपको वैल्यूज़ नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो भी आपको मूल रूप से स्वरूप तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा इस केस में वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा सा बनेगा। तो ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप फटाफट बीम पे कैसे कैसे लोड लग रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, आप फटाफट आइडिया लगा सकते हैं, या फिर मैच करते हुए अगर आप चलेंगे तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि दिए गए बीम का जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो सही है या नहीं है। सपोज मानो अगर यहाँ पे अचानक से इसमें यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि यार ये परिवर्तन दिखाता है कि पॉइंट लोड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई पॉइंट लोड है ही नहीं, मतलब ये डायग्राम क्या है मेरा, गलत है जो इसने शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है। वैसे ही अगर आप समझ लो कि कहीं वो तिरछा दे देता आपको, मतलब तिरछा आपको क्या बताता है, तिरछी लाइन यूडीएल है, और उस जगह पर अगर यूडीएल नहीं लग रहा होता, या फिर आप समझो कि ये यूडीएल है, ये यूडीएल यहाँ पे खत्म हो रहा है लेकिन वो इसको कंटिन्यू कर देता है यहाँ तक, तो आप समझ जाते हैं इस स्पान में तो कोई यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर तिरछी लाइन आने का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एक एक भाग को पकड़ के अगर जब आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डायग्राम पर, अगर वैसी वैसी हर छोटी छोटी बिंदु पर अगर आपका डायग्राम खड़ा उतर रहा है तो आप मान के चलो आपका डायग्राम सही है, और वरना वो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं चीज़ों में छोटी मोटी मिस्टेक पता लग जाएगी और आप एक एक करके अपने ऑप्शंस का चुनाव कैसे कर पाएंगे सही। हमको सही नहीं चूज करना, हमको गलत को गलत करते जाना है कि ये इसमें ये कमी है इसलिए ये गलत, इसमें ये कमी है इसलिए ये गलत। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एक क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन हमने दोनों का देख लिया जिसमें यूडीएल और हमारा पॉइंट लोड दोनों एक्ट कर रहे थे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम का और एक उदाहरण ले लेते हैं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी, इधर भी एक रिएक्शन लगेगी। चलो ओवर हैंगिंग को हमने कभी लिया नहीं, ओवर हैंगिंग का ले लेते हैं एग्जाम्पल। इधर किसी ने ये यूडीएल लगा रखा है, इस यूडीएल का मान है 2 न्यूटन प्रति मीटर, इधर है ये 4 मीटर, इधर है ये 2 मीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कोई यूडीएल नहीं है, यहाँ पे लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, कितनी दूर पर, 2 मीटर पर, 2 मीटर दूरी पर, और इधर भी 2 मीटर का स्पान है। ठीक है, और यहाँ पर एक लोड लग रहा है, आप मान के चलें 6 न्यूटन का ले लेते हैं हम, 6 न्यूटन का एक लोड लग रहा है। इसका हमको क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका शेयर फोर्स डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, आपको तो रिएक्शन निकालनी होगी ना। मुझे नहीं पता रिएक्शंस का, और मैं रिएक्शन निकालने की तरफ जाऊँगा भी नहीं, वरना फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच क्या अंतर रह जाएगा। अगर पूरी माथा फोड़ी कर लूँगा तो मैं क्या मतलब है फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग का। देखो बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अक्ष आप सपोर्ट के साथ मत रखना, अक्ष हमारे सबसे इधर वाले बिंदु के साथ होगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गई है मेरी शेयर फोर्स की एक्सिस। तो सबसे पहले देखो क्या नज़र आ रहा है, जैसे मैं इस छोर पे आया, इस छोर पे मुझे 6 न्यूटन का नीचे फोर्स नज़र आ रहा है, तो मैंने बना दिया 6 न्यूटन का फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 न्यूटन के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ तक मुझे नज़र आया कि 2 न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल एक्ट कर रहा है 2 मीटर तक, तो 2 दूनी 4, 4 ये बढ़ा देगा, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। और यूडीएल के कारण कैसी आती है तिरछी लाइन, तो ये तिरछी लाइन ये मेरी इस तरीके से ये मुझे 10 तक ले जाएगी, 10 न्यूटन की वैल्यू तक ले जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का तो मेरा ग्राफ ऐसा हो गया। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये तो पता है यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा, लेकिन वो रिएक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ग्राफ मेरा यहाँ आकर रुक जाएगा या यहाँ आकर रुकेगा या यहाँ आकर रुकेगा, लेकिन मुझे ये तो पता है ये ऊपर की तरफ आएगी तो यहाँ से ऊपर तो चढ़ेगा। खैर कुछ भी हो, आप कहीं पर भी मान लो, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर चढ़ के यहाँ आ गया, मान लेता हूँ, मान रहा हूँ मैं,
ठीक है ना, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ इस केस में। अब जब ये ग्राफ यहाँ पर आ गया तो ये ग्राफ यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद वापस क्या लग रहा है बच्चों मेरे पास, इस एक्ट में भी, इस वाले स्पान में या फिर इस सेक्शन में भी मेरे यूडीएल लग रहा है, और ये यू वाला यूडीएल, ठीक ये वाला यूडीएल ही तो है, यही तो यहाँ से, तो ये वाली जो रेखा थी उसके समानांतर ही रेखा चलेगी यहाँ पर भी। समझ पा रहे हैं आप, ये दोनों लाइनें समानांतर होंगी अगर इनको मैं उठा के ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये तो सेम यूडीएल है, तो उसके स्लोप में परिवर्तन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, तो ये यूडीएल चलता रहा। अब ये यूडीएल, मान लो ये यूडीएल नीचे पहुँच गया, सॉरी इसको थोड़ा सा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा है, अब थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम। मान लो ये यूडीएल समानांतर बनाते हम और ऐसा आ जाता। अब इस पॉइंट तक आ गए, इस पॉइंट के बाद कोई लोड नज़र आ रहा है कि आपको नहीं नज़र आ रहा, तो लाइन सीधी चलने दो। लेकिन बीच में हमने देखा कि सर यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। अब ये पॉइंट लोड की वैल्यू क्या है, 10। तो ये ग्राफ यहाँ तक आने के बाद जब नीचे की तरफ जंप खाएगा ना, तो ये वैल्यू 10 होगी। अब आप देखो, अगर आपकी 6 और 4 के बीच में, अब 6 यहाँ तक है तो 10 का गैप आपको थोड़ा बड़ा तो रखना पड़ेगा बच्चों, तो थोड़ा सा बड़ा गैप रखो। ये वाला गैप कितना है आपका, 10 न्यूटन का है। क्यों? क्योंकि फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था पॉइंट लोड, उसके बाद कोई फोर्स है क्या, नहीं है, नहीं है, और फिर ये यहाँ पे आ गया, और इस रिएक्शन के कारण वापस ये ग्राफ 0 पर चला जाएगा। तो आपका इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब देखो, इस डायग्राम में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ एक चीज़ की अनिश्चितता है, उसके बारे में भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ वो क्या है। अब इस डायग्राम में सब कुछ सही है, केवल मुझे 2 चीज़ें नहीं पता, एक तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, एक यहाँ की वैल्यू क्या होगी। वो क्यों नहीं पता, क्योंकि मैंने रिएक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की है, क्योंकि वो अपने आप में एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मुझे ये भी नहीं, मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो क्या करना है, जो मुझे ऑप्शंस में विकल्प नजर आएंगे, मुझे ये देखना है कि इस जगह पर देखो, इस जगह पर अचानक परिवर्तन आएगा क्योंकि रिएक्शन लगेगी, लेकिन वो परिवर्तन कितना वैल्यू का होगा, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, मेरे को पता नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी उनका गैप चेक नहीं करना, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इस जगह पर एक तो परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन कैसा होगा, ऊपर की तरफ। ये परिवर्तन नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये फोर्स नीचे नीचे था, रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो एक तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा होगा पहले। दूसरी बात, मुझे जब अगर मैं शुरुआत करूंगा तो इधर 6 न्यूटन होना चाहिए, फिर ग्राफ मेरा ऐसा होना चाहिए, फिर परिवर्तन ऊपर आना चाहिए। ये परिवर्तन ऊपर आएगा तो हो सकता है ये नीचे खत्म हो जाए या इससे भी ऊपर जाए, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता। फिर उसके बाद ये जो दूसरी रेखा आएगी, सेम यूडीएल है तो दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए, ये तिरछी विरछी नहीं हो सकती ज़्यादा, ये इसके समानांतर ही होगी क्योंकि यूडीएल सेम है। अगर बीच में और कहीं यूडीएल भी लगता तो आप तुरंत समझ जाते हैं उस यूडीएल का स्लोप ज़्यादा रखना है या कम रखना है, वैल्यू का निर्धारण करके। फिर ये सेम यूडीएल आएगा, फिर ये जहाँ पर भी आएगा, इस सेक्शन में कोई एक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो लाइन सीधी होगी, आपको देखना है सीधी लाइन है क्या। फिर अचानक से जंप आएगा 10 का, ये जंप नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है। तो बस जहाँ जहाँ पर आपके ट्रिगर पॉइंट है ना, जहाँ पर आपको पॉइंट लोड लग रहा है या फिर जहाँ पे कोई लोड नहीं है, वहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। आपको उन बातों को पकड़ना है और चेक करना है कि मैं कौन कौन से ऑप्शंस को अपने गलत कर सकता हूँ। और जैसे जैसे आप गलत करेंगे बहुत आसानी से आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और जो बचा हुआ होगा वही अपने आप में सही आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच ये है कि जब भी हम शेयर फोर्स डायग्राम अपना बना लेते हैं तो फटाफट रफली हम चेक कर सकते हैं बिना वैल्यूज़ के भी कि हमने जो प्रोफाइल बनाई है हमारी शेयर फोर्स डायग्राम की, क्या वास्तव में वो हमको सही नज़र आ रही है क्या। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से हमें चेक भी करवा देती है वापस उस शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो आज की ये क्लास एक तरीके से हमारी जो सारांश था शेयर फोर्स डायग्राम को लेकर के, तो उसी के ऊपर थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर थी। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब अगली क्लास में कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। अपना अभ्यास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।